हमारे साथ इस वक्त जनरल वीके सिंह जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जनरल वीके सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही आवाज। सर नमस्कार, पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि कुछ सवाल आपके सामने रखता जाऊं और आपसे बेहतर उनके जवाब कौन दे सकता है, ताकि युवाओं के मन में जो सवाल है उसका जवाब उनको मिल जाए। और पहला सवाल तो यही है कि अग्निपथ स्कीम देश के युवाओं को सेना में 4 साल की नौकरी देगी और फिर उन्हें बेरोजगार बनाकर छोड़ देगी। ये युवाओं के मन में सवाल उठ रहा है। ये सवाल मन में उठना नहीं चाहिए। उसका रीजन है, आपने 4 साल की नौकरी की, आपने अच्छा काम किया, आप उस 25% में आ सकते हैं जो आगे भी काम करेंगे। आपने 4 साल काम किया, आप उस 25% के अंदर नहीं आए। आप जब बाहर आए, गृह मंत्रालय ने कहा है कि आपको प्राथमिकता पर, वरीयता पर आपको सीएपीएफ के अंदर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जितने उनके फोर्सेस हैं उसके अंदर लिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने भी यही कहा है कि हमें ट्रेंड लोगों की आवश्यकता है, हमको भी उधर लिया जाएगा। तो इसके बाद शक कहां पे बचता है? शक बचता है जब लोग बाग खबर ठीक तरह से नहीं देते, लोगों को गलत चीज बोलकर उकसाने की कोशिश करते। कोई बेरोजगार इनमें से नहीं रहेगा। मानकर चलिए, जिस दिन आप आर्मी की ट्रेनिंग करके निकलेंगे, आपको लेने के लिए लोगों की लाइन लग जाए। एक आवाज उठती रही है पहले कि सबको आर्मी की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। आप में से काफी लोगों ने ये उठाई है, और आज से नहीं, 30-40 साल से चल रही है ये आवाज। आज आपको मौका दिया जा रहा है, आइए, क्या दिक्कत है? जब सबको ट्रेनिंग दी जा रही थी, अगर उस सिस्टम के अंदर अगर हम सबको ट्रेनिंग देते तो उसमें से भी बेरोजगार होते ना, या उनको ये जितनी पार्टियां बोल रही हैं उनको रोजगार दिला देती। ठीक है, तो आप कह रहे हैं एक तो सबको ट्रेनिंग मिलेगी, सेना का अनुशासन उनके अंदर आएगा, अनुभव आएगा, मानसिक तौर पर वो मजबूत बनेंगे जैसे सेना में लोग बनते हैं, और दूसरा बेरोजगार कोई नहीं रहेगा, ये आप गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि कई सरकारें भी इसमें आगे आएंगी, प्राथमिकता मिलेगी अग्निवीरों को। दूसरा सवाल जो लोगों के मन में है सर, जी जी जी, आपके माध्यम से मैं उन सब विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को कहना चाहूंगा, अरे आप भी एक कदम बढ़ाओ ना, अनाउंस करो। ये फालतू चीजें करने के बजाय कि हमारे प्रदेश के अंदर दंगे हो रहे, उपद्रव हो रहे, लोग बाग ट्रेन जला रहे हैं, आप अनाउंस करके तो देखो, अपने आप चीजें लोगों के समझ में आ जाएंगी। यहां भी सर वही वैट वाला हाल हो गया है कि बीजेपी की सरकारें जो हैं वो घटाएं और विपक्ष जो है उसके पेट्रोल की कीमत बताएगा वाला हिसाब चल रहा है। बिल्कुल। दूसरा सवाल यह है सर लोगों के मन में कि जिन युवाओं ने सेना भर्ती का मेडिकल और फिजिकल क्लियर किया हुआ है और उनकी उम्र 21-22 साल की हो गई है, वो कह रहे हैं उनके साथ धोखा है, और आज जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसमें कई लोग ऐसे थे सर। बात आपकी मानता हूं, धोखा नहीं है। कोविड के कारण भर्ती बंद रही 2 साल, ना आपका कंट्रोल है, ना मेरा कंट्रोल है, ना आर्मी का कंट्रोल है। अब आपकी उम्र ज्यादा हो गई। विश्व के अंदर कोई देश ऐसा नहीं है जो अपने कानून तोड़ता है भर्ती। आप सेना में भर्ती हो रहे हैं, आप कुछ और करने के लिए भर्ती नहीं हो रहे। सेना में एक नियम है, एक एज है, उसी के ऊपर काम चलेगा। तो इसके अंदर धोखा कहां हुआ? आपको पता है, इन सबको पता था। 2 साल से सब लोग यही कह रहे थे, जी भर्ती खुलवाओ, भर्ती खुलवाओ, भर्ती खुलवाओ। कोविड के कारण नहीं खुली भर्ती, किसी का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं था। तो ये कहना कि जी अब इनको ले लो, कल वो कहेगा कि जी इनको क्यों ले रहे हो? मैं 25 साल का हो गया, मैंने भी पास किया था, मुझे भी लो। कोई अंत नहीं है। इसलिए नियम को फॉलो करना ही हर चीज के अंदर ठीक है। लेकिन सर इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मेडिकल और फिजिकल क्लियर था, और मान लीजिए वो अभी 21 साल के हों या 22 साल के हों,
और वो ये पूछेंगे कि जब ये विकट परिस्थिति थी और मान लीजिए सरकार ने कहा कि इस विकट परिस्थिति में आप हमारा साथ दीजिए, सरकार ने जब कहा कि हम लॉकडाउन लगाएं, आप घर में रहिए, लोग रहे, जब सरकार ने कहा कि भाई आप महंगा पेट्रोल खरीदिए, अभी अर्थव्यवस्था ठीक करनी है, लोगों ने किया, तो वो कहेंगे जब हम विकट परिस्थिति में सरकार के साथ थे तो सरकार भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मान के हमारे लिए कुछ सोचे। तो उसके लिए सरकार से अपील की जा सकती है, गाड़ी नहीं जलाई जाती, ये आपकी बात, बसें नहीं जलाई जाती, उपद्रव नहीं किया जाता। आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए शांति के साथ मांगे, सरकार के का ध्यान उस तरफ आकर्षित करें। मेरा पूरी उम्मीद है कि सरकार आपकी बात सुनेगी, लेकिन आप कहें नहीं जी मैं तो लाठी के बल पे करूंगा, कोई सरकार नहीं सुनती है। और सर जो लोग आग लगा रहे हैं वो तो वैसे भी फौज में नहीं जा सकते, फौज में जाने वाले का ये बर्ताव होता ही नहीं है, लेकिन चूंकि लोगों की आवाज बनने का हमारे पास मौका होता है, मेरी रिक्वेस्ट है सर आप सरकार तक ये बात जरूर पहुंचाइए कि जो लोग फिजिकल और मेडिकल क्लियर कर चुके थे उनके उस लॉट को कम से कम सरकार कंसीडर करे, एक बार इस पर विचार हो सर। तीसरा प्रश्न यह है सर लोगों का कि क्या अग्निवीरों को स्थायी सैनिकों की तरह शहादत या डिसेबिलिटी होने पर सुविधाएं नहीं मिलेंगी? जिस दिन वो फौज के अंदर आएंगे, जब तक वो फौज में रहेंगे, उनको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो सैनिक को मिलती। ये अपने दिमाग में से इस चीज का संशय, शक निकाल दें। जब तक वो रहेंगे, चाहे उनकी इंश्योरेंस हो, चाहे उनकी किसी कारण एक्शन के अंदर इंजरी होती है या और कुछ होता है, फौज का एक सिस्टम है, फौज करेगी आपकी देखभाल। फौज अबंडन नहीं करती अपने लोगों को। अगला सवाल यह है सर कि क्या अग्निवीरों को स्किल ट्रेनिंग भी देगी सरकार, जिससे वो 4 साल की सर्विस के बाद भी कहीं और नौकरी पा सके? जैसे कुछ लोग तो मान लीजिए सेना ही एब्जॉर्ब कर लेगी 25% को, कुछ लोग जैसा आपने कहा कि सीएपीएफ में या राज्यों की पुलिस में या कहीं और एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। जो बाकी बच गए, अगर उनको कुछ स्किल ट्रेनिंग मिले और उनके पास ये व्यवस्था हो कि भाई हम फौज की ट्रेनिंग के बाद आए, तो क्या उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा? सुशांत, जिस दिन वो फौज में आएंगे, अपने आप उनकी बहुत सारी स्किल्स की ट्रेनिंग हो जाएगी। फौज में बहुत स्किल्स है। जब उनको सेना की तरफ से एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसकी मान्यता रहेगी। और हमारे पास अभी भी सैनिक आते हैं जो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, वो पत्राचार कोर्स करते हैं, एग्जाम जाकर देते हैं और अपनी डिग्री पा लेते हैं। रुकावट कोई नहीं है, सिर्फ रुकावट है कि आपने यहां पे सब कुछ बंद कर दिया। आप सोच नहीं रहे, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि मुझे फायदा क्या मिलेगा, मुझे क्या करना है। और फायदे की चीज मत सोचिए, देश की चीज सोचिए। ठीक है, यानी एक बार आप फौज में आए, आपके लिए कई रास्ते खुलेंगे, आप कह रहे हैं। 5वां सवाल यह है सर कि अग्निवीरों को सर्विस के बाद कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब की गारंटी या आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था मिलेगी? आरक्षण से जितना हम बाहर निकले उतना अच्छा है। आप काबिल हैं, आप ट्रेंड हैं, आप मोटिवेटेड हैं, कॉरपोरेट अपने आप आपको लेकर जाएगा, गारंटी की जरूरत नहीं है। सेना से निकला हुआ एक का सोना है जो तप तप कर सोना बनता है, और उसको लेने के लिए बहुत लोग तैयार रहेंगे। उनको ऐसे अनुशासन वाला, ऐसी प्रेरणा वाला कोई नहीं मिलेगा। नहीं, जैसे लोगों के मन में सर ये प्रश्न है कि मान लीजिए कोई अग्निवीर आए मेरे चैनल में और कहे कि मैं सेना से ट्रेनिंग लेकर आया हूं, तो मैं उसको कहां कंज्यूम करूंगा, कहां उसको नौकरी दे पाऊंगा? आप उसको बताएंगे कि आप किस चीज में फिट हो सकता है। अगर वो उसकी शैक्षिक योग्यता है, आप उसको उस शैक्षिक योग्यता के अंदर लेंगे। शैक्षिक योग्यता नहीं है तो आप उसको दूसरे काम पर लेंगे। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई सिर्फ 10वीं पास करके आया है तो आप उसको 10वीं पास वाला काम देंगे। उसको एक्सेप्टेबल है कि नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन काम की कमी नहीं है। आज देश में काम लोग बाग सिर्फ ये देखते हैं, सरकारी नौकरी ही उनको काम लगता है, वही रोजगार लगता है। बहुत काम है। जरा उन लोगों से पूछिए, रेहड़ी पटरी वालों से जो कि स्वनिधि का फायदा उठा रहे हैं,
जो मुद्रा लोन का फायदा उठा रहे हैं, जो अपना बिजनेस खुद शुरू करते हैं, दुनिया भर का काम कर सकता है आदमी। और जो इनिशिएटिव फौज आपके अंदर भरती है, आपके पास पूरा आकाश है, कुछ भी आप कर सकते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा सर, जब चर्चा हुई कि 21, 22 या 25 साल की उम्र आते आते तक अगर आपके पास सैलरी में से भी आप बचा रहे हैं तो कुछ लाख वहां बचेंगे, और 12 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में है तो आप अपना कुछ रोजगार भी शुरू कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं आप। देखिए, 12 लाख जो है आपको टैक्स फ्री मिल रहा है, कोई टैक्स नहीं है उसके ऊपर। आपका जो पैसा है, जो आपको आपके मंथली सैलरी के हिसाब से मिलता है, उसमें से बहुत पैसा बचेगा। आप सारा पैसा तो नहीं खर्च करोगे, ठीक है, आप कुछ पैसा अपने घर भेजना चाहते हो, उसके बाद भी बचेगा। तो ये एक धारणा कि जी हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, वो गलत है। कुछ लोगों ने यह भी पूछा सर कि सेना की भर्ती के लिए एक सिस्टम पहले से बना हुआ था, फिर सरकार को यह अग्निपथ स्कीम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार को इमरजेंसी कमीशन लाने की क्या जरूरत थी? 1961 में कुछ हो रहा था? उन लोगों की तो ट्रेनिंग सिर्फ 3 महीने की थी। उन्होंने विकट समय में बहुत अच्छा काम किया। यहां पे तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद क्या काम करेगा। मैं तो 3 महीने की ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं। हम शॉर्ट सर्विस कमीशन लाए, 9 महीने की ट्रेनिंग थी। क्या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया? अच्छा काम किया। तो ये एक मिथ्या चीज फैलाई जा रही है कि जी वो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये जो आपका सवाल है, उसका सही उत्तर यही है कि उनके लिए सब तरह के चीजें मौजूद हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं अगर उठाना चाहें तो। जो नहीं उठाना चाहता उसका कोई इलाज नहीं। सर, कुछ लोग ये भी तो पूछ ही रहे हैं कि अगर 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 4 साल में छुट्टियां भी तो होंगी, तो वो कितना समर्पित हो पाएगा, और इतनी ट्रेनिंग में क्या वो सेना की क्षमता पर नेगेटिव असर डालेगा क्या? सुशांत, हमारे सैनिक स्वेच्छा से आते हैं। हमारी आर्मी वॉलंटियर आर्मी है। हम जबरदस्ती किसी को नहीं लेते। आप इसका मतलब समझते होंगे साहब। बिल्कुल जी, किसी को नहीं लेते हम जबरदस्ती। अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से दुश्मन के सामने खड़ा होकर उसकी गोली खाता है, स्वेच्छा से। ये हमारी ताकत है। किसी भी युद्ध के अंदर हमारी सेना का कोई मुकाबला नहीं रहा। मैंने अनेक देशों की सेनाएं देखी हैं। हमारा सैनिक सबसे अच्छा है। उस अच्छाई में पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो कष्ट अपने आप को देना पड़ता है। तो ये जो आपने कहा, वो उससे मैं सहमत नहीं। नहीं, मैंने तो आपसे पूछा इसीलिए सर, क्योंकि आप तो फौज का नेतृत्व कर चुके हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। लोग डिस्कशन में बहुत कुछ कहते थे। किसी ने एक तर्क ये भी दे दिया कि देखिए रूस में भी ऐसा सिस्टम है, और अभी देख लीजिए रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का क्या हाल हो रहा है। रूस का सिस्टम कंस्क्रिप्ट आर्मी का है। हमारी आर्मी कंस्क्रिप्ट नहीं है और ना ही होगी। आज आपके पास भर्ती के लिए आप खड़ा कर दीजिए, एक वैकेंसी के लिए कम से कम 1000 लोग आते हैं। इतनी हमारे अंदर ताकत है। मेरे एक फौजी मित्र ने यह भी कहा सर कि जब ये पता होगा कि 25% ही सेना में एब्जॉर्ब होंगे, तो आप सोचिए कि सेना के लिए जो ये सेवाएं देंगे उसमें क्वालिटी कितनी बढ़ जाएगी। कंपटीशन जब होगा कि बेस्ट जो है वही अंदर रहेगा और बाकी जो है उनके लिए दूसरे विकल्प होंगे, तो कम उम्र के लोग, यानी युवा एनर्जी आएगी और बेहतर परफॉर्म करने की ललक होगी उनके अंदर। ये भी एक पॉजिटिव है जो बहुत लोग नहीं देख रहे। बिल्कुल सुशांत, जब कंपटीशन होता अपने आप एक ललक होती कि मैं अच्छा करूं। ये हमारे दिमाग के अंदर भगवान ने डाला हुआ है। और आप कभी किसी को बिना बताए बोलिए कि स्टैंडिंग जंप कर दीजिए, और उसके साथ जो दूसरा खड़ा उसको बोलिए आप भी करिए। कुछ मत बोलिए, दूसरे वाला उससे ज्यादा कूदेगा।
वो उससे अच्छा करना चाहता है। तो ये 25% जो होंगे, जो चुने जाएंगे, ये वाकई में उच्च क्वालिटी के होंगे। सही बात है सर। एक बात फिर ये भी है, जब हम आपको सुन रहे हैं, सरकार क्लैरिफिकेशन दे रही है, लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर सड़क पर ये विरोध फिर क्यों हो रहा है? ये तो जिन नेताओं ने उनको बोला विरोध करने के लिए, उनसे पूछा जाए कौन कौन से। आप जहां पे विरोध हो रहा है उसकी तह में जाइएगा, आपको राजनीति मिलेगी। मैं आपसे, क्योंकि राजस्थान के अंदर हो रहे थे, मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा। और मैं हमारे जो सीनियर नेता हैं वहां पर, सचिन पायलट, उनसे पूछना चाहूंगा। उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में ज्वाइन की। क्या टेरिटोरियल आर्मी में पेंशन होती है? टेरिटोरियल आर्मी में आप 1 महीने के लिए एनुअल कैंप पर आते हैं या 2 महीने के लिए एनुअल कैंप पर आते हैं, वापस चले जाते हैं अपनी नौकरी में। जब एम्बॉडीमेंट होता है टीए बटालियन का लंबे समय के लिए, तो आपकी नौकरी सुरक्षित रहती है। क्या उनके परफॉर्मेंस में कभी कोई गड़बड़ आई है? तो हम ये जो बातें जो है ना, कई बार ये जब मैं सुनता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। जब नेतृत्व गलत दिशा में लेके जाएगा लोगों को, तो देश कभी पनपेगा नहीं, आप किसी भी पार्टी के हो। तो सर आप ये कह रहे हैं ये जो ज्यादातर विरोध है ये प्रायोजित है? मुझे तो लगता है। नहीं तो आप बताइए मुझे, बिहार के अंदर ट्रेन जलाई गई, उनको क्या उस ट्रेन के अंदर तेल पड़ा मिला था क्या? कोई तो लेकर गया होगा ना जलाने के लिए। किसने दिया वो? किसने कहा कि आप जाके ट्रेन जला दो? जो आदमी फौज में जाना चाहता है उसके दिमाग में ये चीज कभी नहीं आएगी कि मैंने ट्रेन जलानी। जो देश के लिए काम करना चाहता है, देश के लिए जान देने को तैयार है, वो देश की प्रॉपर्टी को नहीं जलाएगा। एक चीज लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं सर कि क्या इससे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट या ट्रायल बेसिस पर लागू करना ज्यादा बेहतर होता, इसका प्रभाव देखते फिर इसको परमानेंट करते? सुशांत, ऐसा है, कई बार हम हमेशा सोचने लगते हैं कि हर डिपार्टमेंट की हर चीज की चीज चलती है। राज्य सरकारें बहुत सी स्कीम्स निकालती हैं, क्या उनका पहले पायलट चलाती हैं क्या? सेना की बहुत स्कीम्स हैं, क्या हम उनका पायलट करते हैं क्या? हम स्कीम शुरू करते हैं, स्कीम को देखते हैं जमीन पे क्या उसमें आ रहा है, कोर्स करेक्शन करते हैं, चेक करते हैं कि इसको और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, इसमें और वो चीजें जुड़ती चली जाती हैं। आप पहले पायलट करेंगे, उसके अंदर गलतियां ढूंढेंगे लोग बाग, उसके बाद आप कहेंगे नहीं जी ये तो फेल हो गया, अभी क्या डिमांड उठ रही है, ये इसको वापस करो, ताकि हम कह सकें कि नहीं ऑपोजिशन जीत गया। कोई पायलट की जरूरत नहीं है। हम जब इमरजेंसी कमीशन आया था या जब शॉर्ट सर्विस कमीशन आया था, पायलट हुआ था क्या? पहले 5 साल के लिए था शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसके बाद उसको बढ़ाकर 10 साल किया गया। तो चीजें जैसे जैसे समय जाता है उसको देखकर उसके अंदर संशोधन होता है। मेरे फिर एग्जाम्पल दूंगा, मेरे फौजी मित्र से चर्चा हो रही थी और उसने ये भी बताया, उसका कहना था कि एक यूनिट में अगर 1000 सैनिक होते हैं और अगर ये अग्निवीर आएंगे भी तो एक यूनिट में 10 से 20 से 30 लोग होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, और उसमें से भी 25% अगर रिटेन हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि वो एक यूनिट पर कितना प्रभाव छोड़ देंगे, जो लोगों को लग रहा है कि भाई इससे फौज की क्वालिटी गिर जाएगी और ऐसी चीजें हो जाएंगी। और उसका ये भी कहना था कि इतनी बड़ी फौज है, उसमें कुछ चुनिंदा युद्धवीर आएंगे और वही लड़ने जाएंगे ट्रेनिंग के बाद, तो बाकी की फौज क्या बेकार बैठी है? आपकी बात सही है सुशांत। मैं एक चीज आपको बताता हूं, जब राष्ट्रीय राइफल बनी थी शुरू में, राष्ट्रीय राइफल की संरचना यह थी कि इसके अंदर सब यूनिट्स के लोग आते थे। बाद में रेजिमेंटेशन इसके अंदर आया। शुरू में सब लोग कहते थे काम नहीं कर सकते, अरे साहब एक फला यूनिट का आया है, एक आर्मर्ड कोर का आया है, एक आर्टिलरी का आया है, एक सिग्नल का आया, ये कैसे काम करेंगे?
अच्छा काम कर रहे हैं ना, सब अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कई चीजें ऐसी होती हैं जो भ्रांतियां होती हैं, ये हमको निकालना चाहिए। ये एक ये स्कीम जो है वो हमारे लिए देखने की जरूरत है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको आगे ले जा सकते हैं। सर आखिर में दो छोटे छोटे सवाल की, एक तो देश इससे क्या अचीव करेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो सरकार जो ये स्कीम है इसमें आगे बदलाव भी कर सकती है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप युवा ले रहे हैं, आप युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं और एक अनुशासित आदमी को बाद में समाज में वापस भेज रहे हैं, और ये उसी डिमांड को पूरा करता है जो कि आप कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करते थे। दूसरी चीज, जब युवा आता है उसका जज्बा अलग होता है, उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी कम होती है, आप सोच विचार ज्यादा करने लगते हैं। ये यूथ जो आएगा, ये मुझे लगता है एक नया खून है, नया जज्बा है, नया जोश है। ये कामयाबी के अंदर थोड़ा सा आपका एडिशन करेगा, तो सबको फायदा है। उसके बाद आप देखिए, ट्रेंड फोर्स 75% निकल के जा रहा है, पुलिस दलों में जाएगा, बीएसएफ में जाएगा, सीएपीएफ में जाएगा, दूसरी चीजों में जाएगा, कॉरपोरेट में जाएगा। आपको अनुशासित लोग मिलेंगे, क्योंकि देश के लिए अच्छा है। देश के लिए अच्छा है, और आप बता रहे हैं कि युवाओं के लिए भी अच्छा है, फौज के लिए भी अच्छा है। अब ये बात लोगों को जल्द समझ में आए तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने कोशिश की कि आपके ज़रिए लोगों तक तथ्य पहुँचें, बहुत सारी चीज़ों को उनकी को लेकर उनके पास जानकारी नहीं थी, वो जानकारी पहुँचे, और सरकार भी जानकारी पहुँचाने के साथ साथ इन लोगों की अगर कुछ समस्याएं हैं तो उनको ज़रूर सुने, और अगर संभव हो तो उस पर काम जरूर करें। यह भी जरूर निवेदन रहेगा। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद सुशांत, थैंक यू।